तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धेश कुमार साहू और A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिद्धेश कुमार साहू आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर। और आप चिंता मत कीजिए, इस कोर्स में आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी। तो बेटा, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर का परिचय। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। बेटा, ये कंप्यूटर का एक साधारण सा चित्र है। देखिए, ये जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं मॉनिटर, है ना बेटा। मॉनिटर क्या, जिसमें हमारे जो चीज़ें हम लिखते हैं या फिर इनपुट देते हैं वो हमें इस पे दिखाई देता है या फिर आउटपुट इस पे दिखाई देता है। आउटपुट के जो टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हम बेसिकली इनपुट देते हैं वो हम यहाँ से शो करवाते हैं। सेकेंड, ये जो बेटा इसको बोलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड इसको बोलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, जो हमको लिखना है या कंप्यूटर को कमांड दें हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। थर्ड, बेटा ये जो कंप्यूटर पे जो कर्सर होता है ना, कर्सर जैसे देखो यहाँ मैं ऐसे राउंड राउंड कर इसको बोलते हैं कर्सर। और इस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं माउस। और लास्ट, ये जो सीपीयू और मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट सीपीयू, क्योंकि बेटा जो सीपीयू होता है, अगर कंप्यूटर कोई चीज़ या फिर कोई डेटा प्रोसेस कर रहा है तो जितना भी वो डेटा प्रोसेस करता है वो सीपीयू के थ्रू ही करता है, क्योंकि इसमें लगा होता है अंदर प्रोसेसर। प्रोसेसर जैसे हम आगे अगर कंप्यूटर के हार्डवेयर वाली पार्ट देखेंगे तो उसमें हम जरूर कवर करेंगे कि प्रोसेसर होता क्या है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है और सब चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का परिचय। बेटा, जो परिभाषा होती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है अथवा डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक, क्या क्या क्या, अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करती है। अब बेटा यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन अथवा डिवाइस। तो क्या जिस समय कंप्यूटर बना था तो उस टाइम क्या इलेक्ट्रॉनिक था? तो इसका आंसर रहेगा नहीं। बेटा, जिस समय कंप्यूटर बना था उस समय एक एनालॉग फॉर्म में काम करता था। बाद में हुआ ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आजकल जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि हम इसमें सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे मल्टीमीडिया प्ले करना, कोडिंग डिकोडिंग, दुनिया से हर चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन अथवा डिवाइस। अब देखते हैं कि जो अंकगणितीय होता है और तार्किक होता है, ये क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे अगर हम बेसिक सा मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या क्या करते हैं बेटा, हम जोड़ते हैं, हम घटाते हैं, हम गुना करते हैं और हम भाग करते हैं। तो अगर मैथ्स में हम जो बेसिक सी चीज़ें करते हैं जिससे बन के मैथ्स बनता है, जोड़ना घटाना गुना करना भाग करना, उसे हम बोलते हैं अंकगणितीय संक्रिया। और जैसे कि अगर हमको दो स्टेटमेंट में कंपेयर करना है, जैसे कि हमको दो स्टेटमेंट में कंपेयर करना है, जैसे कि ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से या ए बराबर है बी के, या जस्ट इसके उल्टे, अगर ए बराबर नहीं है बी के तो इसको बोलते हैं हम तार्किक संक्रिया। मतलब अगर हम दो चीज़ों या दो संक्रियाओं पे या फिर दो कथनों पे अगर कंपेयर करते हैं उसे बोलते हैं तार्किक। तो अंकगणित में क्या होता है, जो बेसिक सी मैथ से हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं, जैसे जोड़ना घटाना गुना या भाग करना, उसे बोलते हैं अंकगणितीय। और जैसे दो कथनों या फिर दो चीज़ों पे या फिर दो वस्तुओं पे कंपेयर करना हो तब हम यूज़ करते हैं तार्किक चीज़ें, जैसे कि ए इज़ ग्रेटर देन टू बी, ए इज़ लेस देन टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब क्या बेटा, जब हम बचपन पे थे तो हम कभी कभी ऐसा पढ़ते थे कि कंप्यूटर जो होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका
अलग 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 फुल फॉर्म होता है, अलग अलग, जैसे सी से कैलकुलेशन, ओ से ऑपरेशन, एम से मल्टीप्लिकेशन। तो क्या ये चीज़ें सही हैं? तो इसका आंसर होगा, बेटा नहीं। क्यों? क्योंकि जो ग्रीक शब्द होता है इसको लैटिन भी बोला जाता है, ठीक है? तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, ग्रीक और लैटिन सेम ही होता है। तो कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द के ग्रीक भाषा के एक शब्द, जो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह ग्रीक भाषा के एक शब्द कंप्यूट से हुई है। और कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। तो कंप्यूट का अगर अर्थ होता है गणना करना, तो गणना करने वाला क्या कहलाएगा? अगर कंप्यूट का अर्थ होता है, देखो ना, गणना करना, तो गणना करने वाला क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कंप्यूटर। वो क्या कहलाएगा? कंप्यूटर। मतलब कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, और कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करने वाला। जैसे कि हमारा जो चार्ल्स बेबेज जी थे, उन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, या फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो जिस टाइम इन्होंने कंप्यूटर का निर्माण किया था, तो ऐसा क्या नीड हुआ कि इन्हें कंप्यूटर का निर्माण करना पड़ा? तो इसका आंसर रहेगा, जैसे उस टाइम क्या हो रहा था कि विभिन्न विभिन्न जो वैज्ञानिक प्रयोग था, रिसर्च था, वो परफॉर्म हो रहा है। तो इन्हें कैलकुलेशन करने के लिए हाथों से या फिर कागज़ पेपरों से करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इस कंडीशन पे उन्हें या फिर उस समय के वैज्ञानिकों को एक ऐसी मशीन की नीड हुई, जिसे अगर हम कुछ भी कमांड देते हैं, हमको अगर कुछ भी गणना करना है, किसी चीज़ों को कंपेयर करना है, तो हमको तुरंत करके दे दे। तो इसीलिए उस समय गणना करने वाले मशीन की आवश्यकता हुई, और इसी गणना करने वाले शब्द को या फिर उन्हीं गणना करने वाले डिवाइस या फिर गणना करने वाले मशीन को बोला जाता है कंप्यूटर। बेटा कंप्यूटर का कंप्यूटर का अन्य नाम, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का तो इंग्लिश में एक नाम होता है, लेकिन हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि संगणक होता है, अभिकलक होता है, अभिकलित होता है, परिकलक होता है। और यहाँ एक और वर्ड लिख लेना, थोड़ा सा रुकिए, मैं उसको मिटा देता हूँ। यहाँ एक और लिख लेना, अभिकलित्र। तो कंप्यूटर का क्या क्या नाम हुआ? एक संगणक हुआ, एक अभिकलक हुआ, एक अभिकलित हुआ, परिकलक हुआ, और एक अभिकलित्र हुआ। तो कंप्यूटर के जो हिंदी में नाम है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कंपेयर करें तो इंग्लिश नाम से, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है और बच्चों को पता नहीं होता, और इसीलिए वो गलत करके आ जाते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं है। देखिए, जैसे कि मैंने जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? जो ग्रीक भाषा होती है उसका एक शब्द होता है कंप्यूट, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो अगर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किसी शब्द से हुई है ना, तो उसका फुल फॉर्म कैसे हो सकता है? तो फुल फॉर्म होगा क्या? नहीं। अब कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा दी गई है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि अभी हम वर्तमान समय में कुछ कुछ एआई का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बात करें तो एक होता है बेटा चैट जीपीटी, या फिर बहुत सारे जैसे एडोबी एक्सप्रेस, या फिर गूगल का बार्ड, और बहुत सारी चीज़ें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? जो नेटवर्क, या फिर जैसे गूगल होता है ना, एक सर्च इंजन है, या फिर आप एक नॉर्मल से एग्जांपल लीजिए। जैसे नेटवर्क में क्या होता है, दुनिया भर की चीज़ें या फिर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होती है, उनमें बहुत सारी जानकारी इकट्ठा होती है ना, संग्रहित होती है। तो उन जो संग्रहित या नेट में अवेलेबल जानकारी को यूज़ करके अपना एक रिजल्ट देना। आप जैसे कुछ भी सर्च करते हो और एआई उसका रिजल्ट तुरंत देता है आपको, कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये कहाँ से आता है? तो ये एआई का ही कमाल है। और ये दुनिया भर के विभिन्न कंप्यूटर में जुड़े उसके ज्ञान को या फिर इंफॉर्मेशन को
इकट्ठा करता है और एक नियमित फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता है। इसलिए इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब हम कंप्यूटर को एक तरह से उसका दिमाग दे रहे हैं। अब बेटा जैसे मैंने ऊपर बोला था कि जो कंप्यूटर के जनक कौन थे, चार्ल्स बेबेज, है ना। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर। चलिए आगे देखते हैं। अब जो चार्ल्स बेबेज जी थे, है ना, चार्ल्स बेबेज जी कहाँ से थे, ये इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। देखिए इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका जन्म कब होता है, 1791, और मृत्यु होता है 1871। ये इम्पोर्टेंट है क्या, नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, जो चार्ल्स बेबेज जी थे इन्होंने 1833 पे एक डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। इसका निर्माण किया था डिफरेंस इंजन। और जो डिफरेंस इंजन था ना, ये जो डिफरेंस इंजन था ये भाप से चलता था। अब बोलिए कि ये डिफरेंस इंजन क्या होता है ना। तो बेटा डिफरेंस इंजन क्या, जैसे कि उस समय क्या हो रहा था कि अगर इनको कैलकुलेशन करना था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना था, इनको कैलकुलेशन करना था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना था, तो दशमलव के बाद ऐसे संख्या आ जा रहा था, है ना, संख्या आ रही थी और ये लगातार चलती जाती। तो क्या इसको हाथ में बहुत लंबे समय तक या फिर बहुत लंबे अंकों तक क्या इसको गणना करना पॉसिबल हो पाता, क्या नहीं। आप गणना पॉसिबल है लेकिन करने में बहुत टाइम लगता है। तो जो चार्ल्स बेबेज जी थे इन्होंने सन 1833 में एक डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। ये क्या करता था, दशमलव के बाद, इसके बाद दशमलव के बाद 20 अंक का गणना एकदम सटीक कर सकता था। तो इससे क्या हुआ, उस समय जो वैज्ञानिक रिसर्च हो रहा था या फिर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उसमें करने में बहुत सारी समस्याओं का निदान हो गया या आसानी हो गया। क्यों, क्योंकि अगर हम जो चीज़ें हाथ से कर रहे थे तो उसको करने में हमको बहुत टाइम लग जा रहा था। लेकिन अगर मशीन को हम डायरेक्ट उसको इनपुट दे दे रहे कि हमको ये करना है, तो मशीन हमको विद इन सेकेंड या फिर विद इन मिनट, उस टाइम के हिसाब से मिनट था, विद इन मिनट हमको अगर आंसर दे रहे हैं तो हमको किससे करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिफरेंस इंजन या फिर मशीन से करना इजी रहेगा ना, सेम चीज़। लेकिन जैसे जैसे बातें आगे बढ़ी, डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ, वैसे वैसे फिर रिसर्च से भी आगे बढ़ा और दशमलव के बाद सिर्फ 20 अंक तक के काम नहीं बना और इसके आगे भी हमको जरूरत पड़ी। तब चार्ल्स बेबेज जी ने सन 1800 कितना 1844 या फिर, बेटा ये अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है तो आप ऐसा लेगा 1844 से 1843, है ना। 1844 से 1843 में एक एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। अब ये एनालिटिकल इंजन क्या है बेटा, डिफरेंस इंजन के जस्ट अपग्रेडेड वर्जन होता है एनालिटिकल इंजन। ये क्या करता था, यह दशमलव के बाद 50 अंक तक की गणना करने में सक्षम था। कितना अंक, 50 अंक। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ था, सन 1833 में। और ये क्या करता था, दशमलव के बाद 20 अंक तक की गणना शुद्ध या फिर सटीक कर सकता था। इसके जस्ट अपग्रेडेड वर्जन क्या था, एनालिटिकल इंजन। ये क्या कर सकता था, दशमलव के बाद 50 अंक तक की गणना शुद्ध या फिर सटीक कर सकता था। कभी कभी यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि इसमें जो इनपुट होता है, इनपुट वो किस फॉर्म में होता था या फिर इनपुट हम कैसे देते थे। तो बेटा इनपुट देने के लिए उस टाइम पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था, पंच कार्ड। जैसे कि अभी अगर हमको इनपुट देना, हम क्या करते हैं, या फिर हम लाइट पेन यूज़ करते हैं, माउस यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, या फिर विभिन्न तरीके के आज तो बाजार में अवेलेबल है ना कि हमको कैसे इनपुट देना है। लेकिन उस टाइम अगर हमको किसी चीज़ से काम करवाना था, मशीन से काम करवाना था, है ना, तो पंच कार्ड का उपयोग करते थे अस इनपुट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ एक पॉइंट देखिए, कई बार सीजी व्यापम या फिर एसएससी के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर डाटा को किस में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। यहाँ हम लिख लेते हैं, जो हमारा डेटा होता है उसे में किस में चेंज करता है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। और डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने का तकनीक या फिर प्रोसीजर या फिर प्रोसेसिंग क्या कहलाता है बेटा, ईडीपी कहलाता है। और ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, डीपी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकल डेटा प्रोसेसिंग। देखिए यहाँ पर तो डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने का तकनीक क्या कहलाता है बेटा, ईडीपी यानी इलेक्ट्रिकल डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए अब अगर हमको वर्तमान कंप्यूटर की हम बात करें, अगर हम वर्तमान कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक यूआई की ज़रूरत होती है, यूज़र इंटरफेस की। और यूज़र इंटरफेस या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन हम उपयोग करते हैं, वो बनता कैसे है, किसी कोडिंग के माध्यम से होता है, लैंग्वेज के माध्यम से होता है। क्योंकि कंप्यूटर तो डायरेक्ट हमारे भाषा नहीं समझता, वो तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर की भाषा ही समझता है ना। तो उस जो कंप्यूटर को हम अगर हमको कंप्यूटर कुछ इनपुट देना है या उसको हमको समझाने के हमको क्या करना चाहिए, तो उनको समझाने के लिए हम अलग लेवल की भाषा का यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, है ना। और इसी देखिए सेम चीज़, अगर हमको कंप्यूटर को कुछ भी जानकारी देनी है या उससे हमको काम करवाना है तो हम उसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको इनपुट देते हैं। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सबसे पहले किसने किया था, ये की थी एडा लवलेस। किसने, एडा लवलेस ये दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर थी। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है पता है कि एडा लवलेस, जहाँ जो लिखा हुआ है ना एडा लवलेस, वो ऑप्शन पे नहीं होता। तो सर इस कंडीशन में हम क्या करें, तो इस कंडीशन में एक नाम लिखा रहता है, जॉर्जिया एक मिनट मैं नाम अच्छे से लिख लेता हूँ, जॉर्जिया व्हाइटमोर। तो अगर आपको एडा लवलेस और जॉर्जिया व्हाइटमोर दोनों ऑप्शन में दिख जाए तब आपको किसको टिक करना रहेगा बेटा, तब इस कंडीशन में आप एडा लवलेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, एडा लवलेस को। देन सेकंड किसको दोगे, जॉर्जिया व्हाइटमोर। ये रह गई हमारी सेकंड प्रायोरिटी, है ना। अब यहाँ एक फैक्ट है कि ये जो जॉर्जिया व्हाइटमोर थी, ये जैसे हमने ऊपर जस्ट पढ़ा था कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था, चार्ल्स बेबेज जी थे, है ना। तो चार्ल्स बेबेज जी की पत्नी कौन थी, जॉर्जिया व्हाइटमोर। और अगर आपको फर्स्ट प्रोग्रामर के ऑप्शन पे एडा लवलेस ना मिले तब आपको जॉर्जिया व्हाइटमोर टिक करना है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दोनों मिल जाए तब आप इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आप एडा लवलेस को देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय और तार्किक क्रिया सीपीयू के द्वारा परफॉर्म की जाती है। अब ये सीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या होता है बेटा, सीपीयू क्या होता है, जैसे कंप्यूटर होता है ना, तो एक ऐसा बड़ा सा बॉक्स रहता है, कभी कभी आप देखोगे जिसमें सॉकेट्स रहता है, बटन्स रहते हैं, पावर ऑफ बटन रहते हैं और बहुत सी चीज़ें रहती है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट क्या होता है जुड़ा रहता है। उसमें से एक होता है बेटा प्रोसेसर, है ना। इसमें देखिए यहाँ फुल फॉर्म लिखा हुआ है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आप एक कंप्यूटर है, जैसे ये कंप्यूटर है हमारा, ये कंप्यूटर है, एक मिनट, अगर हम यहाँ से इसको इनपुट देते हैं, है ना, जैसे हम यहाँ से इनपुट दिए तो हम यहाँ से क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो
इनपुट में हम क्या देते हैं बेटा, जस्ट मैंने ऊपर बताया था कि हम इनपुट में डेटा देते हैं और आउटपुट में हमको क्या मिलता है, आउटपुट पे इंफॉर्मेशन मिलता है ना। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में वो चेंज करता कैसे है? अंदर कुछ तो प्रक्रिया होती होगी, कुछ तो प्रोसेसिंग होती होगी। ये ना डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसा डेटा दे रहे हैं। ये जो सीपीयू होता है ना, वो डेटा के हिसाब से आपको आउटपुट देता है ना। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बहुत सारे काम कर सकता है, ये आपके डिपेंड करता है आपका डेटा कैसा है ना। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। अब कंप्यूटर का मस्तिष्क क्यों कहते हैं, जरा आप अपने आप में सोचिए ना। आप क्या बिना मस्तिष्क के काम कर सकते हैं? आपको हर एक काम करने के लिए आपको मस्तिष्क की जरूरत होती है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आप कुछ भी क्रिया करनी है ना, कुछ भी क्रिया करनी है, तब आपको आपका जो मस्तिष्क है वो एक सिग्नल देता है आपके बॉडी पार्ट्स को, तब वो जाके वो काम करता है ना। सेम चीज़ वैसी है। अगर आप कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देती हैं ऐसा डेटा, तो आउटपुट देता है ना। तो आउटपुट कैसे देते हैं? यहाँ जो सीपीयू होता है या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वह परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सभी डेटा का एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग इसी के द्वारा किया जाता है। इसे प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में इसको माइक्रो चिप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रो चिप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एएलयू क्या होता है? एएलयू एएलयू क्या होता है? तो ये जो एएलयू होता है ना, एएलयू वो सीपीयू के अंदर ही रहता है, जिसके अंदर रहता है सीपीयू के अंदर। और जो एएलयू है उसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब अरिथमेटिक हम किसको बोलते हैं? जैसे मैंने जस्ट ऊपर बताया था कि आपको अगर कुछ भी गणितीय संक्रियाएं परफॉर्म करनी है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, तो उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक। और लॉजिकल क्या होता है? जैसे हमको दो कथनों में कंपेयर करना है, कि जैसे दो वस्तु में कंपेयर करना है कि ए बड़ा है बी से, बी छोटा है ए से, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये सब किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? ये एएलयू के द्वारा परफॉर्म की जाती है। और एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सेकेंड, सीयू 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 का फुल फॉर्म क्या होता है? सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? जैसे कि यहाँ मैंने बना दिया मॉनिटर, है ना। यहाँ मैंने बना दिया मॉनिटर, और यहाँ मैंने एक बना के रखा है स्पीकर, और इनके बीच एक तार से जोड़ दिया, है ना। और मैं चाहता हूँ कि ये, अगर मैं इसमें एक प्ले बटन बना दूँ, है ना, चलो प्ले बटन बना लेते हैं, चलो ऐसा। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये स्पीकर ऑन हो जाए और बजने लगे। तो दोनों के बीच जो एक सिग्नल जाएगा इस मॉनिटर के थ्रू, इस स्पीकर पे एक सिग्नल जाएगा, वो किसके द्वारा जाता है? वो सीयू के द्वारा जाता है, यानी कंट्रोल यूनिट की जाता है। जो कंप्यूटर होता है उसके ईच पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, चाहे वो वायरलेस होता है ना, चाहे वो वायरलेस होता है या फिर हार्डवेयर पार्ट होता है। तो दोनों के बीच क्या होता है? एक सिग्नल जाता है, और इस सिग्नल को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। इसलिए इसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट या सीयू। जैसे यहाँ लिखा है, इनपुट और आउटपुट के मध्य सिग्नल को कंट्रोल कौन करता है? सीयू, है ना। चले, और थर्ड और लास्ट, मेमोरी यूनिट। इसको एमयू भी बोला जाता है ना। यहाँ मेमोरी लिखा हुआ है, इसको एमयू भी बोला जाता है। और एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी यूनिट, है ना। जैसे कि अगर आप जब कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट देते हैं, फिर वो उसको प्रोसेस करता है ना। थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। प्रोसेस, मैंने यहाँ इनपुट दिया और मेरे को यहाँ आउटपुट मिला। जैसे मैंने इनपुट दिया कंप्यूटर को, वो प्रोसेस करके हमको आउटपुट दिया, तब इस आउटपुट को क्या हम सेव नहीं करते? तो जो
आउटपुट जो सेव होता है ना वो मेमोरी यूनिट पे ही होता है ना, क्योंकि हम बिना आउटपुट के सेव किए हम उसको हम कहीं शेयर नहीं कर सकते। वर्तमान में हम कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अगर उसको सेव कर लेते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, चलिए आज तो फर्स्ट क्लास था। और कुछ कंप्यूटर क्या होते हैं, कभी कभी विशेषताएं पूछ लेते हैं आपको, सीजी व्यापम, फिर सीजी एसआई, सीजी पुलिस, अब कुछ भी, वो डिपेंड करता है कौन सी संस्था आपका पेपर कंडक्ट कराती है। तो हम एक भी पॉइंट यहाँ छोड़ने वाले नहीं, हम सभी पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर की विशेषताएं। शुद्धता, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर को बोलो कि 5 + 5 क्या होता है बेटा, 10 होता है ना। तो बाई चांस आपसे ये मिस्टेक हो सकता है ना, अस अ ह्यूमन बीइंग, है ना, आपसे ये गलत हो सकता है, आपसे ये गलत हो सकता है। लेकिन अगर आप सेम चीज कंप्यूटर को बोलो कि 5 + 5 क्या होता है, तो उसका आंसर हमेशा और हमेशा 10 ही रहेगा और ये एकदम शुद्ध रहेगा। आप इसको कितने भी बार बोल लीजिए, कितने भी बार इसको आप कमांड दे दीजिए, अगर आप उसको बोलो कि 5 + 5 क्या होता है, तो हमेशा बोलेगा 10, है ना। तो इसका क्या होती है, शुद्धता। यहाँ लिख लेते हैं कंप्यूटर। चलिए, अभी मैंने जस्ट बताया पुनरावृत्ति क्या होती है। अगर मैं सेम कमांड उसको बार बार देता हूँ तो बार बार उसका आउटपुट ही सेम देगा, है ना। जैसे मैं बोला कि 5 + 5 क्या होता है, 10 होता है। तो अगर मैं कंप्यूटर को बार बार बोलूँ कि 5 + 5 क्या होता है, तो एनी टाइम और हर बार वो 10 ही देगा। तो इसको बोलते हैं बेटा पुनरावृत्ति, या फिर रिपीटिव। इसको बोलते हैं बेटा पुनरावृत्ति, मतलब सेम आउटपुट वो क्या देगा, बार बार देगा। इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। चलिए अगला चलते हैं, कॉम्पैक्टनेस। अब ये क्या होता है, चलिए समझाते हैं कॉम्पैक्टनेस क्या होता है। जैसे जिस टाइम कंप्यूटर बना था, कब बना था, है ना, 1871, या फिर इस टाइम तो नहीं बना था, इस टाइम कुछ बेसिक एनालॉग मशीनें चलती थी, है ना। तो उस टाइम कंप्यूटर का जो साइज था, कंप्यूटर का साइज था, वह 1 मंजिल भी हुआ करती थी। एक 1 मंजिल, है ना। कंप्यूटर का साइज कितना हुआ करता था, 1 मंजिल, या फिर एक एक से दो कमरे के बराबर। क्यों बताएं, क्योंकि इसके लिए अलग से मॉनिटर, अलग से इनपुट डिवाइस और अलग से मेमोरी यूनिट अलग अलग हुआ करता था। इसीलिए कंप्यूटर का साइज क्या होता था, बड़ा होता था। लेकिन जैसे भविष्य में हम आगे आते गए, है ना, जैसे हम आगे बढ़ते गए, हम अलग अलग, हमारे सामने अलग अलग टेक्निक आते गया। जैसे कि हम पहले, आप खुद सोचिए कि हम पहले डेटा को स्टोर करने किसके यूज करते थे, डीवीडी सीडी का उपयोग करते थे। लेकिन हाँ, आज हम क्या डीवीडी सीडी का उपयोग करते हैं, क्या नहीं। हम आज चिप या फिर पेन ड्राइव या फिर एसएसडी, एचडीडी, हम इन सब चीज़ों का यूज करते हैं, जिसका साइज आकार बहुत छोटा होता है और एक बहुत छोटे से निगम आ जाता है और बड़ी से बड़ी डेटा को संग्रहित करता है। तो जैसे जैसे हम भविष्य में आगे आते गए, हमारा जो कंप्यूटर या फिर विभिन्न मशीनों का साइज क्या होता गया, छोटा गया और एक छोटे से डिवाइस के अंदर आ गया। इस चीज को बोला जाता है कॉम्पैक्टनेस, है ना। चले, ये क्या है, विशाल संग्रहण क्षमता। पहले जो डेटा या फिर आउटपुट का साइज कितना होता था, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने जीबी या फिर कितने एमबी स्टोर कर सकते थे, है ना। जैसे आप डीवीडी में बात करो, डीवीडी पे तो कितना होता है, 3 जीबी, है ना। आप ब्लू रे डिस्क की बात करो तो 6 सिंगल साइड पे, सिंगल लेयर। आप डबल लेयर की बात करो तो देख देख के अलग रहता है, 17 17, अगर डबल लेयर की बात करें। लेकिन अगर हम आज बात करें SSD, तो ये तो 512 GB से स्टार्ट होके, 512 GB से स्टार्ट होके ये टेराबाइट तक जाता है। तो आप सोचिए कि उस समय या फिर इससे पहले और आगे चले तो हम एमबी में स्टोर करते थे डेटा, एमबी पे। तो एमबी से आज हम टेराबाइट से फिर ज़्यादा फिर हम स्टोरेज अगर स्टोर कर सकते हैं, तो सोचिए कि विशाल संग्रहण कितना होता होगा अभी वर्तमान समय में। गति की बात करें, अगर हम गति को कंपेयर करें, है ना, गति को अगर हम कंपेयर करें, तो उस टाइम के जो कंप्यूटर थे, है ना, तो एक जो टास्क होता था, एक टास्क होता था, वो मिनटों में हमको आंसर करता था, मिनटों में, मिनट में। तो बेटा जो पहले टाइम का जो कंप्यूटर था,
वो हमको मिनट में आंसर करता था, मिनट में। लेकिन क्या हमको आज हमारे कंप्यूटर मिनट में आंसर करता है? इसका आंसर है नहीं। आज हमको हमारा जो कंप्यूटर है वह माइक्रो से लेके आज जो हमारा कंप्यूटर है वो मिली से लेके नैनो सेकेंड में हमको आंसर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज के हमारा जो कंप्यूटर है ना, उसका जो प्रोसेसिंग क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, इसलिए उसकी गति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमको पुराने ज़माने जैसे बहुत टाइम का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेशन क्या होता है? अगर ऑटोमेशन का एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे को मान लीजिए 100 कॉपी किसी का कॉपी निकालना है, आपने आधार कार्ड लेके गए, आप बोले चॉइस सेंटर वाले भैया को या फिर जो कॉपी करते हैं उसको बोले कि मेरे को इसको 100 कॉपी चाहिए, तो क्या करेगा? एक प्रिंटर में डालेगा आपका आधार कार्ड और वो उसको कमांड देगा कि इसका 100 कॉपी करना है ना। वो तो कमांड दे के छोड़ दिया। वो कंप्यूटर क्या करेगा? एग्जैक्टली 100 कॉपी आपके आधार कार्ड का फोटो कॉपी निकालेगा और 100 कॉपी के बाद वो रुक जाएगा। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। मतलब आपको कमांड सिर्फ एक बार देनी है, लेकिन वो कब तक करता रहेगा? जब तक वो आपके दिए गए संख्या के बराबर उस काम को ना कर ले। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। वर्सेटिलिटी, ये क्या होता है? वर्सेटिलिटी क्या होता है बेटा? वर्सेटिलिटी का मतलब होता है बहुमुखी, यानी एक से ज़्यादा काम, है ना, एक से ज़्यादा काम। जैसे कि आज हम लैपटॉप में क्या करते हैं, आज हम कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हैं? हम गेम खेल सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड एडिट कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम उनको मतलब हर एक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आज हम इसमें उपयोग करते हैं। हम उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मल्टीमीडिया का उपयोग कर सकते हैं, दुनिया भर की एप्लीकेशन चला सकते हैं और क्या नहीं क्या। हम हर वो चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, है ना, हमारे दैनिक जीवन पे हमको काम आए। इसको बोलते हैं वर्सेटिलिटी, इसको बोलते हैं बहुमुखी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने तो ऊपर देखा कंप्यूटर की विशेषताएं, है ना, कि क्या देखे थे इधर? कंप्यूटर की विशेषताएं। आगे हम क्या देखेंगे? कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर की सीमाएं क्यों? क्या कंप्यूटर अगर हम बना दिए तो क्या सबका माई बाप बन गया? मतलब हमको क्या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? तो इसका आंसर है नहीं, गलत। क्योंकि कंप्यूटर की भी सीमाएं होती है। अगर हम किसी भी चीज़ का मशीन बनाते हैं तो उसकी एक निश्चित सीमा होती है ना। चलो पहली सीमा देखते हैं कंप्यूटर का, स्वयं की बुद्धि नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर हम कंप्यूटर को कुछ भी बोले, जब तक हम उसको कमांड नहीं देंगे, जब तक उसको इनपुट नहीं देंगे, तब तक वह कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता। वो वही करेगा जो हम उसको कमांड देंगे, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए इसको बोलते हैं इसके पास बुद्धि नहीं है। इसको बोलते हैं डम्ब डिवाइस, है ना। क्या बोलते हैं? डम्ब डिवाइस। चले अगला चलते हैं। स्वयं सोच नहीं सकता। अब थोड़ा देर के लिए सपोज किए, आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, एक मिनट। हाँ, स्वयं सोच नहीं सकता। अगर मैंने इसको बोला, मेरे को ना एक इक्वेशन को सॉल्व करना था, जैसे मेरे को 5+5 मेरे को सॉल्व करना था, तो इसका आंसर मेरे पास चाहिए था 10। लेकिन थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया, मैंने थोड़ा सा गलती किया और इस 5 की जगह मैंने 3 लिख दिया, है ना। 5 की जगह क्या लिख दिया? 5 धन 3। तो इसका आंसर कितना करेगा? 8। लेकिन मेरे को आंसर की रेट किसकी थी? 10 की थी, और वो आंसर कितना दे रहा है? 8। तो बेटा ये खुद से सोच नहीं सकता, है ना। ये वही काम करेगा जो आप इसको बोलोगे। जैसे स्वयं की इसकी बुद्धि नहीं है या स्वयं सोच नहीं सकता, ये वही काम करेगा जो आप इसको बोलोगे, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं डम्ब डिवाइस। चलिए अगले चलते हैं, विद्युत पर निर्भरता। इसका मतलब क्या हुआ? आप जो कंप्यूटर यूज़ करते हो, है ना, तो उसमें 2 टाइप की जो स्टोरेज होती है ना।
तो एक में क्या होता है कि जैसे भी अगर लाइट चला गए फिर भी वो जो डेटा होता है उसको स्टोर करके रखता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिवाइस, जैसे कि HDD SSD है ना, जिसको हम बाहर से लगाते हैं। और एक होता है रैम, जैसे आप कुछ भी काम करते रहो और अचानक से आपका लाइट चला जाए तो आप जो काम कर रहे होते हो ना वो सेव नहीं होता, वो उस रैम से उड़ जाता है ना। तो ये फिर इसकी सीमा हो गई कि आप जो काम कर रहे हो और अचानक से आपको लाइट चला गया, तब तो आप ही जितना भी काम किए थे वो आपको फिर से करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है, विद्युत पर निर्भर होता है, मतलब इसको एनी टाइम क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगला, खर्चीला। अभी खर्चीला कैसे है, आप जो इस पे CPU लगाते हैं ना, CPU वो रेंज के हिसाब से लाख से 1.5 लाख भी या कुछ से ज़्यादा भी हो सकता है, इतना पैसा लगता है ना। आपका मॉनिटर का पैसा लगता है ना। आपको कीबोर्ड का पैसा लगता है, माउस का पैसा लगता है, ग्राफिक्स का पैसा लगता है। तो ऐसे कंप्यूटर का क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है। ये डिपेंड करता है आपके कंपोनेंट, आप उसमें क्या क्या और आपको क्या नीड है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके नीड के हिसाब से वेरी करता है कितना कॉस्टली होगा। और वायरस से खतरा क्या है ना, वायरस से खतरा, जैसे कि आप समझिए आप कंप्यूटर चला रहे हो और आपको एक अननोन लिंक आया, उस पर आप क्लिक किए और आपके अकाउंट से पूरा पैसा गायब हो जाता है। तो क्या होता है, ये भी एक तरफ से ठगी तो है। वैसे जो हैकर होते हैं वो आपके कंप्यूटर में एक लिंक भेजते हैं या फिर आपको बिना बताए कुछ ऐसा चीज़ भेज देंगे जो आपके डेटा को करप्ट करेगा, या फिर आपको जो डेटा है उसको वो चुरा लेगा और आपको उसका क्या करेगा, वो मिस यूज़ करेगा। इसको बोलते हैं वायरस। वायरस का चैप्टर हम कब पढ़ेंगे बेटा, वायरस होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। वायरस क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, है ना। वायरस क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। अभी जो सीजी हॉस्टल वार्डन पे एक क्वेश्चन आया था कि ट्रोजन क्या होता है, एक मिनट, जो ट्रोजन होता है, ट्रोजन ये क्या होता है, ये ट्रोजन क्या होता है। तो ट्रोजन एक प्रकार का क्या होता था, वायरस होता था, है ना। फिर वो, और वायरस क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ये हम कब कवर करेंगे, जब हम अगर वायरस वाला पार्ट कवर करेंगे, मतलब सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, तब हम जाके देखेंगे कि इस वायरस होता क्या है। अब आप बोलोगे कि सर कि ये जो बेरोजगारी है वो कंप्यूटर से बेरोजगारी कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। आप खुद सोचिए, पहले अगर हमको कुछ भी हिसाब किताब करना होता था तो हम कैसे करते थे, एक कॉपी लेते थे और ऐसा 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 चार्ट बना के रखते थे, है ना, कि ये फलाना नाम का इंसान है, ये इतना दिन काम किया, इसका इतना रोजी बनता है ना। लेकिन आज ये क्या हो गया है कि एक ही कंप्यूटर इसका पूरा काम कर दे रहा है। तो अगर एक काम को एक काम को 4 लोग मिलके करते थे, है ना, तो आज क्या हो रहा है, उसी एक काम को एक एक लोग कर रहे हैं, है ना, एक ही यूजर कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये बचे जो 3 लोग क्या हो गए, वो बेरोजगार हो गए, है ना। इसीलिए इसकी क्या बोला जाता है, बेरोजगारी। ये कंप्यूटर के आने से क्या हो रहा है, लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है। लास्ट, आज की क्लास की लास्ट, ये क्या होता है, अपडेट एंड अपग्रेड। अपडेट क्या होता है, जैसे कि अभी बेटा वो जो वर्तमान में हम यूज़ कर रहे हैं या फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो है Windows 11। फिर भविष्य में क्या होगा कि मेरे को सिर्फ Windows 11 से काम नहीं चलेगा, है ना, तो मैं अपग्रेड कर जाऊँगा या फिर अपडेट कर जाऊँगा Windows 12 फिर आगे की सीरीज पे, है ना। तो फिर कंप्यूटर में क्या सिर्फ एक ही टाइप के जो सॉफ्टवेयर है उसको हम हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं, उसमें भी अपडेट की आवश्यकता होती है। उसमें कुछ भी बग आ जाता है, उसमें कुछ कमी होती है, तो उस कमी को हम अगले अपडेट के थ्रू सही करते हैं ना। बस यही सेम चीज़ है कि हम कंप्यूटर को डे बाय डे या फिर भविष्य के हिसाब से हमको उसको अपडेट करना पड़ता है। और अपग्रेड क्या होती है, जैसे आप मानिए आपके कंप्यूटर में 512 GB का क्या लगा हुआ है, SSD लगा हुआ है ना। और ये क्या हुआ, 2 साल आप चलाए और 2 साल चलाने के बाद ये पूरा भर गया, तब आप क्या करोगे, इस 512 GB के SSD को निकालोगे और उसके जगह 2 TB या फिर 1 TB या फिर आपको जैसे आपको नीड है उस हिसाब से आप इसमें क्या करोगे, एक स्टोरेज डिवाइस लगाओगे, SSD लगाओगे, HDD लगाओगे, आपको जो लगाना है आप लगाओगे। तो आपको क्या करना पड़ा, भविष्य के हिसाब से आपको अपग्रेड करना पड़ा गया, है ना, पड़ा ना अपग्रेड करना। तो इसी को बोला जाता है अपग्रेड।
तो अपडेट क्या था, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, आपको डे बाय डे या फिर भविष्य के हिसाब से। और अपग्रेड में क्या था, आपको अपनी नीड के हिसाब से जो कंप्यूटर कंपोनेंट होता है उसको चेंज करना पड़ता है। तो बेटा, आपको ये पहली क्लास कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और हम इसके अगले क्लास में क्या करेंगे, इससे रिगार्डिंग या फिर इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं या आज तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, हम आपको पूरे से पूरे प्रोवाइड करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको जो भी कंटेंट देंगे वो टॉप नॉच रहेगी, और आपको आपकी तैयारी हम पूरा कराएंगे, वो भी फ्री में। तो A1 नौकरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कहीं भी अगर इस लेक्चर में आपको कमी दिखी तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपका स्वागत है।